हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन हेतु हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, जो कक्षा 8वीं के लिए है और किसके द्वारा बनाया गया है? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी सिंपल प्रश्न पत्रों का हल सहित संग्रह है। देखिए बच्चों, हम इसको आपको हल करके बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न क्या दिया है, देखिए इसमें सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं, तो सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति कवि की है, किस कवि की है? तो ये रैदास की है। अगला प्रश्न देखिए, अभिमान में उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है, तो अभिमान उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी। ब नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा राम शाह। स नंबर राम शाह, तोमर वंश का अंतिम राजा था राम शाह। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंतिम विदाई ली। दक्षिण अफ्रीका में कब अंतिम विदाई ली उन्हें? 1914 में। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं रात का पर्यायवाची क्या होता है? तो दिन हो जाएगा। सॉरी, रात के पर्यायवाची लिखना है आपको। रात का पर्यायवाची हो जाएगा रजनी। क्या हो जाएगा? रजनी। और यदि रात का विलोम पूछता है तो क्या आ जाता? दिन। खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है। किसके कारण ओझा लोगों का कार्य चौपट हो रहा है? तो ये आंसर आ जाएगा बिरसा। किसके कारण? बिरसा। अगला प्रश्न, पथ भूल न जाना खालिस्तान कहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा पथिक। क्या जाएगा? पथिक। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, क्या कहा है? हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान क्रियाएं समाहित हैं, तो इसमें 6 क्रियाएं समाहित हैं। कितनी? 6 क्रियाएं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न था, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सबसे पहले तो इसमें देखो, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ होगा बहुत दिनों पश्चात दिखाई पड़ना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पश्चात दिखाई पड़ना। और प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे? अक्षय के बहुत दिनों बाद मिलने पर राम ने कहा तुम तो ईद के चांद हो गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? तो उत्तर आ जाएगा, सालिम अली ने फिन बया पक्षी को खोज निकाला। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? तो उत्तर देखिए, कोयल अपनी मधुर सुरीली आवाज़ के कारण सबको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न है, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी? लिखिए। 18 जुलाई सन 1946 को सागर नगट 1 के निकट मकरोनी की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? हमें अपने विचार प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द समूह को एक क्रम के साथ रखना पड़ता है, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहलाता है। प्रश्न उत्तर देखिए, हमें अपने विचार प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द समूह को एक क्रम के साथ रखना पड़ता है, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए, तो क्या बन जाएगा? मातृत्व। फिर उसका स नंबर देखिए, हृदय भर आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, तो इसका अर्थ होगा द्रवित हो उठना। हृदय भर आना यानी द्रवित हो उठना। उसने अपनी बीती हुई, प्रयोग क्या होगा? उसकी आप बीती सुनकर मेरा तो हृदय भर आया। फिर इसके बाद नंबर देखिए, पिता शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? जनक, तात, बाप।
फिर पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में लिखिए। माँ ने पुत्री से रामायण का पाठ पढ़वाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि के कारण के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती हैं। तटबंधों के टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल गया है, जिससे जनधन की व्यापक हानि होती है। उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक क्या होगा? तो देखिए इसमें किसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, बाढ़ के बारे में। तो उचित शीर्षक क्या होगा इसका? बाढ़ आपदा। फिर 2 नंबर देखिए, बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा, मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जैसे पेड़ों को काटना या कहीं पे भी खदान बनाना, तो इस प्रकार से जो प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं उस कारण क्या होती है, बाढ़ और आपदाओं को अधिक बढ़ावा मिलता है। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? उत्तर हो जाएगा, वृद्धा मंदिर के पास फूल बेचने का काम करती थी। उसके अर्थ में देखिए, बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों? बहादुर बेटा संदीप को कहा गया क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में अनेक लोगों की जान बचाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पंछी भटकते हुए मन का प्रतीक है। जहाज का पंछी भटकते हुए मन का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्री जहाज का पंछी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र आश्रय न पाकर पुनः उसी जहाज पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार भक्त कवि का मन भी कमल नयन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करना चाहता। उसे श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपार सुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, उसका आशय हमने स्पष्ट करके बताया। अगला इसका अथवा में प्रश्न देखिए, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? उत्तर देखिए, युद्ध भूमि में अधीर होकर श्री विभीषण ने श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपके पास ना तो रथ है और ना तन की रक्षा करने वाला कवच और ना चरण पादुकाएं हैं, तो बलवान और वीर रावण को किस प्रकार जीतना संभव होगा? ये किसने कहा? युद्ध भूमि में विभीषण ने श्री राम भगवान से कहा। अगला प्रश्न देखिए, आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार कितने प्रकार का होता है लिखिए। उत्तर देखिए, आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। अगला प्रश्न देखिए, बारडोली सत्याग्रह क्या है, इसका क्या परिणाम निकला? तो बारडोली में अंग्रेज सरकार लगान की रकम 22% बढ़ाना चाहती थी। भारतीय नेताओं ने सरकार को किसानों के कष्टों से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से अनुमति लेकर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। सत्याग्रह से प्रभावित होकर किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, जिससे सरकार का दमन चक्र प्रारंभ हो गया। संपूर्ण देशवासियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, जिससे अत्याचारी सरकार को झुकना पड़ा। उसने लगान माफ करने की घोषणा की। यह आंदोलन अंग्रेज सरकार की हार और न्याय का विजय का प्रतीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे टीसी कहते हैं, प्राप्त करने हेतु प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय जो भी विद्यालय है आपका, या आपके पेपर में प्रश्न में जो विद्यालय का नाम आएगा वह लिखना है। विषय में लिखेंगे शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। क्या लिखेंगे? महोदय। महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण, आपके पिताजी आप कहीं का भी स्थान लिख सकते हैं जहाँ हुआ है, मुरैना हो गया है। मेरा सारा परिवार मुरैना जा रहा है, अतः अब मैं अपना अध्ययन इस विद्यालय में जारी नहीं रख सकूंगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि शीघ्र ही मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, जिसमें मैं मुरैना के किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। दिनांक लिखना है। फिर यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, XYZ जो भी आए वो लिख दिए और कक्षा लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए उसके अर्थ में आ गया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। वो था आवेदन पत्र और ये पत्र है। पत्र कैसे लिखते हैं? हम किसको लिख रहे हैं? पिताजी को लिख रहे हैं। तो परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ, कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी सकुशल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। शाला की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। मैं अच्छे अंक पाने के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ। देखो कैसे अंक मिलते हैं। अच्छे अंक पाने पर अच्छी शाला में नाम दर्ज हो सकता है। शेष कुशल है। फिर यहाँ पे लिख दिया आपका पुत्र, जो भी आपका नाम है। इसके बाद निम्न गद्यांश दिया रहेगा। आपको गद्यांश पद्यांश आएंगे। तो
गद्यांश को पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है, वो किस पाठ का है वो लिखना है आपको। मैंने एक उदाहरण के रूप में यहाँ एक गद्यांश बताया, उसका संदर्भ प्रसंग उसी गद्यांश से ढूंढ के लिखना है और उस पर व्याख्या आपको लिखना है। इसी प्रकार दूसरा अथ्य में भी आया है, तो अथ्य वाले को भी आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। क्या क्या लिखना है? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। फिर अगले पद्यांश आएंगे, तो पद्यांश में जो भी पद्यांश आएगा आपको, तो पद्यांश लिखाएगा, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने लिख के बता दिए हैं, आप चाहे तो ये दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। तो इस पद्यांश का आप किस पाठ से लिया गया है और किस इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, वो उससे आपको लिखना है। प्रसंग में इसी के आधार पर जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो भाव प्रसंग में लिखना है, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार इसके अथ्य में भी एक प्रश्न आया है, क्या दिया? बीती ताही, तो आप इसको भी देख सकते हैं। संदर्भ, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है आपको इसकी। अब इसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक कहानी याचक और दाता या वसीयतनामे का रहस्य का सारांश लिखिए। इस प्रकार आपको सारांश लिखने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे याचक और दाता पे दिया हुआ है। यह कहानी एक नेत्रहीन वृद्ध महिला की है। एक बार उसे एक रोता हुआ बच्चा मिला, वह उसे उठा लाती है और उसका लालन पालन करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। अपनी आजीविका के लिए वह मंदिर पर फूल बेचती थी। नेत्रहीन होने के कारण लोग बहुत फूल लेकर पैसे उसकी झोली में डाल जाते थे। घर पहुंचकर वह बच्चे को खूब प्यार करती और जो पैसे बचते उसे झोपड़ी में गड़ी एक हांडी में रख देती। उसी नगर में एक सेठ बनारसी दास रहते थे। वह कुछ अमानत रखकर लोगों को कर्ज दिया करते थे। क्षेत्र के मजदूर भी अपनी कमाई की बचत उन्हीं के पास रखते थे। हांडी में अधिक धन हो जाने पर चोरी के भय से वृद्धा ने भी उसे सेठ जी के यहाँ जमा कर दिया। 2 साल बाद वृद्धा के बेटे को बुखार आया। पैसे की जरूरत पड़ने पर वह सेठ जी के पास पहुंची, लेकिन सेठ जी ने उसे हांडी देने से इनकार कर दिया। वृद्धा ने रो रो कर सेठ जी से विनती की, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं हुआ। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंत में वह बच्चे को लेकर सेठ के यहाँ पहुँच गई। सेठ जी बच्चे की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह बच्चा उसका स्वयं का है, जो मेले में खो गया था। उन्होंने वृद्धा से बच्चा छीन लिया और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया। डॉक्टर के इलाज करने पर बच्चे को होश आ गया, लेकिन अपनी वृद्ध माँ को अपने पास ना पाकर वो रोने लगा। उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। अंत में सेठ जी स्वयं उस वृद्ध महिला को झोपड़ी में पहुँचे, उससे माफ़ी मांगी और अपने साथ चलने की प्रार्थना की। वृद्धा का ममतत्व जाग उठा। उसने सेठ जी के घर जाकर बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। बच्चे का तुरंत होश आ गया। कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वृद्धा जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे वहीं रुकने के लिए की बात की, लेकिन वह ना मानी। उसने अपनी हांडी भी सेठ से नहीं ली। झोपड़ी में आकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह आज सेठ से भी महान हो गई, क्योंकि वह याचक था और वह दाता थी। इसी प्रकार वसीयतनामे का रहस्य, इसको भी देख सकते हैं। एक गांव में वृद्ध किसान रहता था। वह अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के लिए कारण प्रसिद्ध था। गांव के बड़े बड़े विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद में मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं ले सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे। राजा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर चारों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। बारी बारी से वह चारों के पास गया और अपनी तलवार लेकर शेष 3 भाइयों की हत्या करके पूरी जायदाद हड़प लेने का लालच दिया। 3 भाइयों में तो इस कृत्य को करने से मना कर दिया, परंतु सबसे छोटा भाई अपने भाइयों की हत्या करने को तैयार हो गया। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और जायदाद के तीनों हिस्से 3 भाइयों में बांट दिए। किसान की बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। इस प्रकार से ये उसका हो गया। और आपको फिर निबंध आ सकते हैं, तो निबंध में दीपावली, पुस्तकालय, वृक्षारोपण और मेरा विद्यालय कैसा हो,
इसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने यहाँ दीपावली का निबंध बताएं, तो आप दीपावली का निबंध यहाँ देख सकते हैं, ये दीपावली का निबंध है, आप अपने इसमें नोट कर सकते हैं। पुस्तकालय का निबंध आपको प्रस्तावना लिख दीजिए, पहले प्रस्तावना में जो आती है उसके आधार पर इसको नोट कर दीजिए। पुस्तकालय का अभिप्राय क्या है, पुस्तकालय के प्रकार, और उसके बाद पुस्तकालय से लाभ, उपसंहार, इस प्रकार से पॉइंटों में आपको कर देना। जो रूपरेखा तैयार करना है तो रूपरेखा में इस प्रकार से लिखेंगे, आपको अंक अच्छे मिलेंगे। जैसे प्रस्तावना लिख दिए, आपने लिख दी पुस्तकालय से अभिप्राय क्या है, उसके बाद क्या लिख दिए, पुस्तकालय के प्रकार, और उसके अंदर जो भी बातें आएंगी वो लिख देना है आपको। उसके बाद अगला यहाँ बन जाएगा आपका क्या, देखिए पुस्तकालय से लाभ और लास्ट में उपसंहार। इस प्रकार से निबंध वृक्षारोपण का भी इसी प्रकार है, आप देख सकते हैं। वृक्षारोपण का महत्व से प्रस्तावना लिख दीजिए, वृक्ष, उसके बाद वृक्ष वन प्राणियों पर आश्रय हैं, उसके बाद क्या लिखिए, वृक्ष प्राणवायु के स्रोत हैं, वृक्ष से वर्षा के स्रोत हैं, वृक्ष से भूमि के कटाव रुकते हैं, अन्य उपजों के स्रोत हैं, उपसंहार। इस प्रकार से आप निबंधों को पूरा कर सकते हैं। मेरा विद्यालय कैसा हो, इसका भी हमने बता दी, उसका प्रस्तावना, विद्यालय भवन, विद्यालय परिवार, आप विद्यालय का अनुशासन, इसे देख के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, उपसंहार। तो इस प्रकार से हमने जो एक आदर्श प्रश्न पत्र लेके आए थे उसके संपूर्ण यहाँ पे हल बताए हैं। यदि बच्चों आपको यह प्रश्न पत्र समझ आता है, इसकी तैयारी इसके आधार पर कर सकते हैं आप। ये निश्चित नहीं कि पेपर आपके कैसे आएंगे, इसलिए आपको एक हम मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में बताए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।